आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, और चैप्टर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10, 11 और 12। तो आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। सेक्शन 10 जो है बेस्ड है रूल ऑफ इक्विटी पे, इसीलिए पंजाब के अंदर भी एप्लीकेबल है। देखिए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये सेक्शन जो है वो वहां पर एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि पंजाब में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के बेस पर डिसीजन होते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये बेस्ड है रूल ऑफ इक्विटी पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब में भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 10 बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। अब इसमें 3 वर्ड बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि किस चीज की बात की गई है सेक्शन के अंदर। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, एलिनेशन रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है रोक लगाना, और एलिनेशन का मतलब होता है परकीकरण। जैसे कि ए की प्रॉपर्टी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी और ये बी के ऊपर एक कंडीशन लगा देता है कि इस प्रॉपर्टी को तुम फर्दर कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को। तो ये जो कंडीशन होगी ये वॉइड होगी। क्यों? कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, एलिनेट करने की जो अधिकार है बी के पास, उस चीज को ये क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसीलिए कंडीशन वॉइड होगी। देखिए, वेयर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। देखो, हम कंडीशनल भी लगाते हैं जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो कंडीशनल ट्रांसफर भी होता है, लेकिन अगर वो कंडीशन इस तरीके की है कि एब्सोल्यूट वे में आपको रिस्ट्रेन करती है तो कंडीशन वॉइड होगी। देखिए, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी। कि जैसे बी को प्रॉपर्टी दी गई तो बी ट्रांसफरी है, ए ट्रांसफरर है, बी को एब्सोल्यूट वे में रिस्ट्रेन करती है। और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट, कि अब इसे ये क्या नहीं कर सकता? फर्दर किसी को भी एलिनेट नहीं कर सकता। तो वो जो कंडीशन है वो क्या है? वॉइड कंडीशन है। कारण क्या है कि जब हम किसी को ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो उसके पास ये अधिकार भी जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। और अगर हम ऐसी कोई कंडीशन लगा देते हैं जो रिस्ट्रेन करती है कि आप इसे फर्दर नहीं एलिनेट कर सकते, इसका मतलब ये वॉयलेट कर रही है राइट ऑफ ओनरशिप को। तो इसीलिए ये कंडीशन क्या है? वॉइड कंडीशन है। अब नेक्स्ट, एक्सेप्शन। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। अब यहाँ की बात करते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज पे दी है। अब यहाँ पर ए जब लीज डीड बनवाए तो उसमें लिखवा सकता है कि जो बी है इसे फर्दर लीज पे नहीं दे सकता, और अगर फर्दर लीज पे देगा तो इसे ए की परमिशन की जरूरत होगी। तो ये जो है ये वैलिड कंडीशन है। क्यों? द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर। ये कंडीशन ए के लिए बेनिफिशियल है, ए जो है यहाँ पर लेसर है तो उसके बेनिफिट के लिए है, तो इसीलिए वैलिड है। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है टू और फॉर द बेनिफिट, बेनिफिट की बात की गई है ऑफ अ वुमेन। लेकिन वो महिला कैसी नहीं होनी चाहिए? हिंदू नहीं होनी चाहिए, मोमडन नहीं होनी चाहिए और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे भी हिंदू, मोमडन और बुद्धिस्ट के जो कानून था वो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होते थे अपने, तो इसीलिए उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। और जितनी भी महिलाएं बच गई जो दूसरे धर्म की हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। सो दैट शी शैल नॉट हैव पावर ड्यूरिंग हर मैरिज, कि उसके पास अपनी मैरिज के दौरान टू ट्रांसफर, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, और चार द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरिन, कि ये महिला फर्दर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं एलिनेट कर सकती। लेकिन ये जो कंडीशन है ये वैलिड कंडीशन है। सेम चीज आपको मैरिड वीमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के अंदर भी मिलेगा। ये सेम की सेम, ये सेम टू सेम यही चीज मिलेगी आपको, तो वो वैलिड है। इसको एज अ पनिशमेंट कंसीडर नहीं करते, बट इसको कंसीडर करते हैं इन अ प्रोटेक्शन वे, कि उन महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। किस चीज के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है? कि हो सकता है कि उनके जो
जो इन लॉज है या फिर हस्बैंड है वो उनको फोर्स करे कि उस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट कर दें, तो उस चीज के लिए उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। इसीलिए लिखा है ड्यूरिंग हर मैरिज, कि मैरिज के दौरान तो वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर वहां पर कोई ऐसी कंडीशन लिखी जाती है डीड के अंदर तो कंडीशन वैलिड ट्रीट होगी। अब अगर कोई आइडल है, अपने जो देवी देवता होते हैं, अगर उनको हम कोई प्रॉपर्टी देते हैं, एलिनेट करते हैं और उसके अंदर भी हम ऐसा कोई क्लोज ऐड करते हैं तो वो भी वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि जो डीटी होते हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, वो एक लिविंग पर्सन नहीं है, तो इसीलिए वो कंडीशन जो होगी वो वैलिड कंडीशन होगी। ट्रांसफर रिस्ट्रेंट, देखिए जब हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो कई बार हम कंडीशंस लगाते हैं। तो देखो कंडीशन किस तरीके की होती है और कौन सी कंडीशन वैलिड होगी, कौन सी कंडीशन वैलिड नहीं होगी, उस चीज के बारे में देखते हैं। देखिए एक तो होता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, एक होता है कंडीशनल ट्रांसफर, एक होता है पार्शियल रिस्ट्रेंट। जब हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो कई बार हम कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस क्या करती हैं? एक तरीके से रोक लगाते हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो दो तरीके की कंडीशन हो सकती है, एक तो कंडीशन प्रेसिडेंट, एक होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज ऐसे होगी तभी ट्रांसफर टेक प्लेस होगा, मतलब कि ट्रांसफर करने से पहले की चीजें हैं। ए ने बी को बोल दिया कि जब वो उसके घर में 5 साल तक रहेगा तब वो अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करेगा, तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है? ए ने बी को बोल दिया कि भाई ट्रांसफर तेरे को दे दिया है, लेकिन अब तू इसे फर्दर किसी भी व्यक्ति को नहीं एलिनेट कर सकता, फर्दर किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है। तो सेक्शन 10 ये बोलता है अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कि जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है वो क्या है? वो वॉइड कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर को, तो इसीलिए ये कंडीशन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट वे में है, तो ये वॉइड कंडीशन है। उसके अलावा कंडीशन सब्सिक्वेंट वैलिड भी हो सकती है। अब जैसे कि ये ए की प्रॉपर्टी है, इसने बी को ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर ए ने बोल दिया कि तुम कोई ऐसी चीज नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते जैसे कि फैक्ट्री है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जो एरिया है, ये एरिया रहने के लिए है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। या फिर ये जो पर्टिकुलर चीज है ये मेरे को यहां पर अफेक्ट करेगी, तो इसीलिए इसने इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है। दूसरा कंडीशन वैलिड भी है कि, तो इसीलिए कंडीशन जो सब्सिक्वेंट होती हैं वो वैलिड भी हो सकती हैं और वो वॉइड भी हो सकती हैं। जिनमें से ये जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट की कंडीशन है ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है क्योंकि ये ट्रांसफर के बाद फुलफिल करनी है, लेकिन ये वॉइड इसीलिए क्योंकि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट पुट करते ट्रांसफरी के ऊपर। देन पार्शियल रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ना कि फॉर एवर के लिए, और ये वैलिड होता है और एनफोर्सेबल होता है। जैसे ए ने बी को बोल दिया कि तुम इस प्लॉट को फर्दर आगे एलिनेट कर सकते हो लेकिन सिर्फ 5 साल के बाद। अब ये जो कंडीशन है ये क्या है? ये पार्शियल रिस्ट्रेंट है और ये एकदम वैलिड है और एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो अभी हमने सेक्शन 10 पढ़ा। अब सेक्शन 10 में हमने एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट पढ़ा था, लेकिन उसकी कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी हमें समझने के लिए कि कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है, कंडीशनल ट्रांसफर के फॉर्म्स कितने हैं, देन पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या होता है। तो सेक्शन 10 तो सिर्फ ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि फर्दर आप उस ट्रांसफरी को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो फर्दर उसे कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, इवन दो वो चीज सेल डीड के अंदर लिखी गई है, किसी भी तरीके की डीड है उसमें लिखी गई है, तो वो क्या होगी? वो कंडीशन वॉइड होगी। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है जो हमने पढ़े थे, उनके ऊपर वो नहीं वो एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 11 रिस्ट्रिक्शन रिपुग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। देखिए जब हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और हमने सारे इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर दिए। अब उस पर हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी खास तरीके से ही यूज कर सकता है। तो वो जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो रिपुग्नेंट है, मतलब कि ये इंटरेस्ट क्रिएटेड जो किया गया है उस इंटरेस्ट के वो खिलाफ है। तो सेक्शन 11 बोलता है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्यूटली।
कि हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी का, और इंटरेस्ट जो है वो क्रिएटेड एब्सोल्युटली, मतलब कि कंप्लीट इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर कर दिया है इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के फेवर में। बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और enjoyed by him in a particular manner। लेकिन उसको जो हमने ट्रांसफर किया इंटरेस्ट, उसमें हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हमने एक डायरेक्शन दे दी कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर वे में ही यूज कर सकता है। तो वो जो पर्टिकुलर जो कंडीशन लगाई है वो क्या है? He shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। तो जिस व्यक्ति को हमने वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, उसके पास अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे। उसको चाहे तो किसी को भी आगे फर्दर एलिनेट कर सकता है, उस पर कोई भी ऐसी डायरेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। वेयर नो सच डायरेक्शन, उसको इस तरीके से यूज कर सकता है कि उसके ऊपर कोई डायरेक्शन थी ही नहीं। जैसे कि ए ने बी को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और बोल दिया कि इस प्रॉपर्टी को सिर्फ रहने के पर्पज से ही भी यूज कर सकता है, इसको रेंट आउट नहीं कर सकता। तो ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे ट्रीट की जाएगी कि ये डायरेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वेयर नो सच डायरेक्शन, ऐसी कोई डायरेक्शन दी ही नहीं गई। नेक्स्ट पार्ट बोलता है इसी सेक्शन का, वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस of such property, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce where such direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof। इसका मतलब ये है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और बोल दिया कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर वो रास्ता बना सकता है, लेकिन वो जब रास्ता बनाए तो दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहां पर उसने क्या किया, एक बेनिफिशियल वे में एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है ताकि दूसरी प्रॉपर्टी को अफेक्ट ना हो। तो अगर उस कंडीशन का बी जो है ब्रीच करता है तो ए के पास, मतलब कि ट्रांसफरर के पास अधिकार है कि वो रेमेडी ले, वो रेमेडी अवेल कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन वो एक बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको बता दें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर वे में ही यूज करेंगे, तो वो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन वॉइड होगी, वो ऐसे माना जाएगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ऐसी कोई डायरेक्शन दी ही नहीं गई। तो बात करता सेक्शन 11। अब सेक्शन 10 जो था वो भी हमारी कंडीशन सब्सिक्वेंट थी, और सेक्शन 11 जो है ये भी हमारी कंडीशन सब्सिक्वेंट है। कैसे कि ट्रांसफर के बाद वो चीज एप्लीकेबल होगी, तो इसीलिए ये हमारी कंडीशन सब्सिक्वेंट है। सेक्शन 12 कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमिनेबल और ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। देखिए, हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी और उस व्यक्ति के अब सारे इंटरेस्ट हैं, मतलब कि अब सारे अधिकार उस व्यक्ति के उस प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन हम उसके ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर इन सर्टेन सिचुएशन ही ट्राइज टू सेल द प्रॉपर्टी, या फिर उसका इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो उसके जितने भी अधिकार होंगे वो क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। डिटरमिनेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी ब्रॉट टू एन एंड और टर्मिनेटेड, कि जितने भी उसके अधिकार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कि अब लीगल स्टेट वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, मतलब कि बैंकरप्सी हो जाए। और अटेम्प्टेड एलिनेशन, मतलब कि ट्राई करे उस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट करने की, किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर करने की, तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस व्यक्ति के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। अगर हम ऐसी कोई कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन कैसी होगी, उस कंडीशन को वॉइड ट्रीट किया जाएगा, वो कंडीशन वॉइड होगी। तो सेक्शन 12 बोलता है वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन। हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और उसके ऊपर हम कोई कंडीशन लगाते हैं। मेकिंग एनी इंटरेस्ट, कोई भी हमने जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, देयर इन रिजर्व्ड और गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को हमने ट्रांसफर किया हो, टू सीज, कि वो इंटरेस्ट जो है वो सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑन इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, जब वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, और
एंडेवरिंग टू ट्रांसफर, या फिर वो कोशिश करे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की, और डिस्पोज ऑफ द सेम। सच कंडीशन इज वॉइड, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर हम इम्पोज करते हैं तो कंडीशन कैसी होगी, वॉइड ट्रीट होगी, मान्य नहीं होगी। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू अ कंडीशन इन अ लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, लीज पे ट्रांसफर की है, कि लीज पे इसने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी, और इसने बोल दिया कि जो बी है इसको फर्दर किसी भी व्यक्ति को लीज पे नहीं दे सकता, सबलेट नहीं कर सकता। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन वैलिड है। क्यों? ये बेनिफिट है, किसके बेनिफिट में है, लेसर के बेनिफिट में है, और लेसर कौन है यहाँ पे, ए जो है लेसर है, उसके बेनिफिट में है। तो अपनी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।